इसको एक्सेस में लिखोगे ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है क्योंकि Cl2 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट कर लेता है। तो फिर आप सारे हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना। अपन क्या करेंगे, Cl2 एक्सेस में है तो इट इज अ चेन रिएक्शन, अपन CCl4 बना लेंगे और HCl बना लेंगे, दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में हो रहा था। एक स्टेप था जिसको अपन चेन इनिशिएशन स्टेप बोल रहे थे, इनिशिएशन स्टेप, जिसमें अपन ने लिखा था कि भाई इसमें ना सो Cl2 है, उसको बॉन्ड ब्रेक करते हैं, उसका बॉन्ड ब्रेक करके सनलाइट में अपन फ्री रेडिकल बनाएंगे। फ्री रेडिकल वो होते हैं जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, जिस एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको अपन फ्री रेडिकल कहते हैं। जब भी किसी एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो अपन उसे फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो अपन ने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दिया तो वो फ्री रेडिकल बन गया। जब हम फ्री रेडिकल को रीड करेंगे तो सेकंड स्टेप में होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप, ठीक है। तो अपन इसको लिखेंगे चेन प्रोपगेशन स्टेप, और चेन प्रोपगेशन स्टेप में अपन लिखेंगे जो फ्री रेडिकल बनता है ना वो इसके साथ रिएक्ट करके पहले ऐसे बनाएगा, ठीक है ना। CH3 इसका कोई एक CH बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला रेडिकल और ये वाला जो रेडिकल बनेगा ना वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो बनाएंगे CH3। CH3 इधर रेडिकल बनाएगा और HCl बनाएगा, तो ये रेडिकल बन गया और अपन HCl बना देंगे। अब ये CH3 रेडिकल जो बनेगा ना वो वापस Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, अब इधर फिर Cl और Cl है तो फिर इधर अपन ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो ये दोनों रिएक्ट करवा देते हैं। तो ये पहले से रेडिकल थोड़ी था, तो ये रिएक्ट करेगा तो Cl बना देगा प्लस Cl रेडिकल बना देगा। तो ऐसे ये चेन रिएक्शन अपन इसको ऐसे कर देंगे और छोड़ देंगे कि भाई ये चेन रिएक्शन है, ठीक है ना। इसको अपन चेन रिएक्शन बोल के छोड़ देंगे, राइट। सेकंड रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, हाँ तो बता रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ। अपन ऐसे तो अपन करेंगे भाई अब इसमें चेन टर्मिनेशन स्टेप है ना, अपन कहेंगे चेन टर्मिनेशन। तो अपन चेन टर्मिनेशन स्टेप में अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे देख भाई चेन टर्मिनेशन स्टेप में अपन ऐसे लिख लेंगे भाई वो हो जाएगा कोई भी जो ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल है ना अपन इसको लिया कर, ये चेन टर्मिनेशन स्टेप। कोई भी दो रेडिकल, इसमें बहुत सारे रेडिकल्स बनने वाले हैं तो आप कोई भी दो रेडिकल को आपस में रिएक्ट करोगे ना, दो रेडिकल को आपस में रिएक्ट करो, यू विल गेट द चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें बहुत सारे रेडिकल बनेंगे तो अपन चेन टर्मिनेशन स्टेप बताते हैं। अब तुम्हारा कहना यह है कि भाई अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा तो एक Cl आ जाएगा, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा तो दो Cl आ जाएंगे, तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा तो तीन Cl आ जाएगा, और चार हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा तो ये चार आ जाएगा। तो मैं क्या बताऊं, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि ये वाले प्रोडक्ट भी बनेंगे उसमें, मतलब इसके साथ साथ ये दोनों तो बनेंगे ही बनेंगे, ये वाले प्रोडक्ट भी बनेंगे उसमें, बिल्कुल बताएंगे अपन कि उसमें बनेंगे ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। लेकिन आप रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बता सकते इन दोनों को, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि इन दोनों में से इधर कोई एक बनेगा या इन दोनों में से उधर इधर कोई बनेगा। अपन ये बोल सकते हैं कि थोड़े से अमाउंट में ये भी बनेंगे इस रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन में अपन ने ये वाला प्रोडक्ट बताया ना तो अपन ये कहेंगे कि थोड़ा सा ये बन जाएगा, और अगर ये वाला रिएक्शन करेंगे एक्सेस में तो अपन कहेंगे प्रोडक्ट ये होगा थोड़े से ये बनेंगे, ऐसे बोल देंगे। लेकिन मेजर प्रोडक्ट ये बताएंगे। लेकिन मैं किसी भी स्टेप में, मतलब किसी भी इस रिएक्शन में इसको एक्सेस ले लें, इसको एक्सेस ले लें, मैं ये कभी नहीं लिख पाऊंगा कि there is a product form that the product of the reaction is any of these two. Major product cannot be the reaction. Major product cannot be any of these two. These two will be the product of the reaction. If Cl2 is in excess, we'll get CCl4. If CH4 is in excess, we'll get that. फिर इसके अलावा अपन ने एक और रिएक्शन लिखा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे कोई ऐसे बना के दे दे, ठीक है ना, अगर कोई मुझे ऐसे दे दे कि मेरे पास भाई ऐसे कंपाउंड है, और फिर मुझसे कोई कहे कि बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मैं कहूंगा भाई इसमें प्रोडक्ट ये एक रिएक्शन हो गया अपने लिए है। दूसरा एग्जांपल हो गया अपने लिए, इसको लाइट के प्रेजेंस में लिखूंगा तो मैं तो जितने प्रोडक्ट बन सकते हैं सभी बना दूंगा। जैसे मान लो अपने पास ऐसे, अगर ऐसे गिवन होता तो अपन कहते हैं अब इसमें 4 कार्बन दिख रहे हैं,
तो अब तो साफ साफ दिख रहा है ना, इधर लिखो Cl या इधर लिखो Cl। इधर Cl लिखोगे तो यहां से नंबरिंग शुरू कर दूंगा, इधर Cl लिखोगे तो यहां से नंबरिंग शुरू कर दूंगा, रहेगा 1 क्लोरोब्यूटेन। आप चाहे इस तरफ Cl लिखो या उस तरफ Cl लिखो, रहेगा ये 1 क्लोरोब्यूटेन। भाई इधर Cl लिखोगे तो इधर से नंबरिंग शुरू कर दूंगा। तो इसमें भी प्रोडक्ट तो दो ही बन सकते हैं बस, एक ये बन सकता है, तो भी यहां से नंबरिंग करेंगे अपन। तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, और ये 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन ऐसे बना देंगे। और इसमें भी आप यहां लिखो Cl या यहां लिखो, दोनों में से किसी भी तरफ लिखोगे 1 क्लोरोप्रोपेन होगा, और सेंटर वाले पे लिखोगे तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लिखना होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन जो रिप्लेस करेगा एक Cl उसको दे देंगे, और इसके हाइड्रोजन और एक Cl जो बचा हुआ है उससे अपन HCl बना देंगे। तो या तो ये बन जाएगा या फिर ये बन जाएगा, ये दोनों ही प्रोडक्ट हो सकते हैं रिएक्शन में, तो अपन दोनों लिखेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों ही प्रोडक्ट में बता, ये आपका क्लोरीनेशन, राइट। अब एक मिनट रुकना, मैं बुक देख लूं, मेरे पास बुक मैंने कल तो रखा हुआ है ना। तो इसमें अगर कुछ और पूछना है तो आप बता दो, वरना फिर मैं मतलब एल्कीन की बात करता हूं, सो दैट कि फिर अपन क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन अपन दोनों से डिस्कस कर लेंगे, एनसीईआरटी से भी डिस्कस कर लेंगे और स्टेट बोर्ड वाले बुक से, दोनों से कर लेंगे, फिर तो अपने पास काफी अच्छा मतलब बल्क हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर अपन ने काफी डिस्कस कर लिया। तो मैं इसको हटा देता हूं फिर, है ना, इसको बनाना, तो आपको आइडिया पता चाहिए आ गया कि भाई कैसे अपन को प्रोडक्ट बताना है। और अपन क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता था कि पहले ना, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट ना एल्कीन में एल्केन का भी यूज होगा, तो अपन एल्कीन में एल्केन का यूज होगा तो एल्केन को देख लेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे जैसे सपोज करते हैं, राइट, एक मिनट रुकना, अपन देख लेंगे। चलो शुरू करते हैं अपन, तो अपन कहेंगे भाई एल्केन्स की बात कर लेते हैं। अब अपन को पता है एल्कीन्स मतलब देयर विल बी अ डबल, अपन को पता है कि भाई देखो एल्कीन जो होते हैं ऐसे दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में, ये अपन को पता है अच्छे से कि डबल बॉन्ड हमेशा दो एटम के बीच में होगा। तो नंबरिंग हमेशा, ये भी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चेन अपन को बनाना होता है जब इसका आईयूपैक नंबरिंग करते हैं या आईयूपैक नेमिंग करते हैं। तो जब अपन आईयूपैक नेमिंग करेंगे तो अपन कोशिश करेंगे कि जिस तरफ जिस एंड पे डबल बॉन्ड है ना, उसी एंड से नंबरिंग शुरू किया जाए। तो इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3, इधर 4, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ऐसे। तो उधर से नंबरिंग किया, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन इधर डबल बॉन्ड, उस एंड पे डबल बॉन्ड है। अगर कोई ऐसे गिवन है अपन को कि अपन कहेंगे भाई अपने पास ऐसे गिवन है, सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, अपने पास ऐसे गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, फिर कैसे नंबरिंग करेंगे, तो अपन कहेंगे यहां से भी नंबरिंग कर सकता हूं, यहां से भी नंबरिंग कर सकता हूं, मुझे दोनों डबल बॉन्ड किस में चाहिए, मेन चेन में चाहिए। तो अगर मैं यहां से ऐसे नंबरिंग करूंगा तो ज्यादा कार्बन एटम है, फिर तो इधर अपने पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम आ रहे हैं, इधर तो 6 कार्बन एटम आ रहे हैं। तो अपन कहेंगे मेन चेन वो होगा जिसमें दोनों डबल बॉन्ड आने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या करता फिर, तो मैं कहता फिर लॉन्गेस्ट चेन फॉलो करते, इधर भी डबल बॉन्ड है ही नहीं, फिर तो वो भी एल्काइल ग्रुप है, वो भी सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास दो डबल बॉन्ड है तो अपन को पता है, पहले अपन आईयूपैक नेमिंग पढ़ चुके हैं, वैसे मैं आपको आईयूपैक नेमिंग ऑफ अल्कीन एल्काइंस पढ़ा चुका हूं, लेकिन जो बच्चे नए होंगे उनको भी बताना है आपको, ठीक है ना। और अपन सीखेंगे भी क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये अपने पास 3 हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो अपन क्या करेंगे, मेन चेन उसको चूज करेंगे जिसमें दोनों डबल बॉन्ड, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये अपन कहेंगे कि ये वाला ग्रुप इधर अटैच है, ये तो एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। फिर इधर क्या नाम होगा, तो अपन लिखेंगे प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन एटम के लिए प्रोपेन लिखते हैं अपन, ठीक है ना।
सो अपन इसके लिए लिखेंगे prop 1e। तो अपन क्या करेंगे, जो दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे ना, उन कार्बन पे जो नंबर होंगे ना, तो छोटा वाला नंबर वाला कार्बन एटम जो होगा ना, डबल बॉन्ड उसके साथ अज्यूम करेंगे। इसमें डबल बॉन्ड इसके साथ ही अज्यूम करना है अपन को। मान लो अपने पास ऐसे गिवन होता, ठीक है, मान लो अपने पास ऐसे गिवन होता, तो अपन क्या करते हैं, उधर से नंबरिंग करूंगा तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोटा नंबर मिलेगा, इधर से नंबरिंग करूंगा तो 3 और 4 मिलेगा, मतलब वो नंबरिंग करेक्ट। तो ये वाला डबल बॉन्ड किसके साथ होगा, 2 के साथ या 3 के साथ? तो अपन कहेंगे जो दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड होल्ड करेंगे ना, उनमें से जिस कार्बन को छोटा नंबर मिलेगा डबल बॉन्ड उसके साथ होगा। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे डबल बॉन्ड इसके साथ है, तो अपन इसके साथ है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हो या 1 प्रोपिंग लिखोगे तो भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। इसको भी आप ऐसे लिखोगे, दैट इज ब्यूट 1 इन है, तो ये भी करेक्ट है, और आप अगर 1 ब्यूटीन लिखते हो तो भी करेक्ट। ऐसे इसमें ही आप 2 पेंटीन लिखते हो तो भी करेक्ट है, या फिर आप पेंट 2 इन लिखोगे तो भी करेक्ट है। यस, इसका नाम अपन को करना है तो अपन लिखेंगे प्रोपाइल है। 4 पे ये प्रोपाइल ग्रुप होता है, 3 कार्बन एटम है ना, तो प्रोपाइल में अपन को एन प्रोपाइल लिखना जरूरी होगा। अपन को ये बताना पड़ेगा कि वो नॉर्मल चेन है, आइसो प्रोपाइल भी हो सकता है ना, क्योंकि सिर्फ प्रोपाइल लिखेंगे तो, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल, सो एन नॉर्मल चेन है प्रोपाइल का। सो 4 पे फोर्थ वाले कार्बन एटम पे ये ग्रुप अटैक है, सो प्रोपाइल है, राइट, एन प्रोपाइल। सो फोर्थ वाले कार्बन एटम पे एन प्रोपाइल है। फिर अपन लिखेंगे इधर हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन एटम है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में ना एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, राइट ना, तो अपन से कहा जा रहा है कि एक बार और अपन इसको ना, हाँ मतलब अपन नंबरिंग भी चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल सही बात है, एक बार नंबरिंग चेक कर लो आप, क्योंकि अपन ने लिखा ना 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का नंबर आ रहा है 1 + 5 6 आ रहा है, और यहां से नंबरिंग करो तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और एक इसको भी ऐड कर लेंगे, इसका भी तो नंबर, इसका भी तो लोकेशन होगा। सो अपने पास लोएस्ट सम किस में आ रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि वो स्ट्रेट चेन लिखा हुआ है, इसके अपन जल्दी से वो नहीं करेंगे। ये 1 डैश होगा, ये 2 डैश होगा, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, ये 5 डैश है, और ये 6 डैश है। तो ये डैश वाले नंबर को भी एक बार ऐड कर लेंगे, तो 1 पे डबल बॉन्ड 1 डैश, 3 डैश पे नॉर्मल प्रोफाइल तो 3 डैश, और फिर 5 डैश पे ये हो गया तो 5 डैश, ये तो अपने पास 9 आ रहा है। मतलब हमने यहां से भी नंबरिंग किया, यहां से भी नंबरिंग किया, इधर से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ये जो लोकेशंस होते हैं ना, डबल बॉन्ड का लोकेशन, एल्काइल ग्रुप का लोकेशन थर्ड कार्बन एटम पे था, डबल बॉन्ड का लोकेशन इधर 5 पे था, 1 ये डबल बॉन्ड का लोकेशन 1 पे था, तो वो ना लोकेंट्स को सम करना होता है, उसको कहते हैं अपन लोएस्ट सम। इधर से अपन ने कहा भाई इधर कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड है, इधर कार्बन 4 पे ये ग्रुप है, इधर कार्बन 5 पे ये डबल बॉन्ड अज्यूम करूंगा, तो अपन ने 1 4 और 5 को ऐड किया, वो ज्यादा आ रहा था, ये कम आ रहा है डैश वाला, मतलब डैश वाला करेक्ट नंबरिंग है। तो फिर इसको एक बार ऐसे कर, अब उसमें डैश लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला नंबरिंग तो गलत है, ये वाला सही है, तो अपन इसी को 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे अब अपन 3 प्रोपाइल, और एन प्रोपाइल लिखना कंपलसरी होगा, क्योंकि आइसो भी होता है। इथाइल होता तो एन इथाइल लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो आइसो होता हो ही नहीं सकता। अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे हेक्स, और इधर दो दो डबल बॉन्ड है। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसमें ना जैसे ब्यूट लिखेंगे, इसमें ब्यूट 1 3 डाइन होगा, ठीक है ना, ये 1 3 डाइन होगा, ये 1 2 3 ऐसे हो जाएगा भाई, 1 पे कार्बन एटम और 3 पे डबल बॉन्ड, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, तो अपन ने ऐसे लिखा। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके वर्ड रूट का जो ये वाला पार्ट होगा ना, इसको ए से एंड करना होगा। क्या करना पड़ेगा उसको, इसको ब्यूटाडाइन लिखना पड़ेगा। तो अपन को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी मैं ऐसे लिखता ब्यूट आ 1 3 डाई आइन, क्योंकि अब ये ट्रिपल बॉन्ड थे तो अपन को आइन लिखना पड़ता एल्केन को, राइट ना। तो यहाँ पर मैं हेक्साडाइन लिखने वाला हूं भाई,
तो डबल बॉन्ड एक तो 1 पोजीशन पे है और दूसरा डबल बॉन्ड 5 पोजीशन पे है, तो 5 और ये हो जाएगा अपने लिए डायकीन। ये है भाई अपना आयोडीन। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया मतलब स्कूल के हिसाब से बता दिया कि डबल बॉन्ड में कैसे अपन को डबल बॉन्ड पूछेंगे और अपन को कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा मैंने आयुपेक नेम बना दिया। अब देखो एक बात मैं इसको हटा रहा हूं, है ठीक है। अब क्या होता है जैसे अपन ने लिखा ऐसे, अब इथीन का स्ट्रक्चर भी अपन से एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, अपन को पता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन मतलब ऐसे। अब स्ट्रक्चर ऑफ इथीन में अपन को पता है, वैसे अपन ने पढ़ रखा है भाई, देखो कार्बन कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड बनेगा, उसके बाद 2 हाइड्रोजन ऐसे हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन हो गया, दे विल बी इन द सेम प्लेन, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अपन सबको पता है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ऑल दी सिग्मा बॉन्ड विल लाई इन द सेम प्लेन। किया अपन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो अपन क्या करेंगे, इसका पाई बॉन्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल। इसका जो पाई बॉन्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब पाई बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम बाहर की तरफ है ऐसे, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम अंदर की तरफ है। दैट इज ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट। अब अपन कहेंगे भाई देखो कार्बन था 1s2 2s2 p2 होता है, तो कार्बन में अपन लिखेंगे भाई इसमें बॉन्डिंग तो सिर्फ इससे होता है, तो भाई अपन लिखते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये वाले ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे होता है। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें कितने बॉन्ड्स बनाने हैं अपन को, तो अपन कहेंगे भाई इसमें आप ये देख लो कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है मेरे पास, तो अपन क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन में ये एक्साइट करेंगे अपन ऐसे। तो ये वाले 2 तो अपन ने बना लिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और एक बना लिया अपन ने किसके साथ, कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया अपने पास, sp2, ये s है और ये p2, राइट। अब जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा हुआ है, px भी हो सकता है py भी हो सकता है, अनहाइब्रिडाइज्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन में तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया अपन ने, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो होगा ना px और अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल px, इनसे अपन वो py भी हो सकता है, अपन ने अज्यूम किया कि वो px। अपन को पता है हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बता सकता है, हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड नहीं बता सकता, ना लोन पेयर बता सकता, ये अपन को अच्छे से पता है, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन में अपन क्या करेंगे, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, या कोई ऐसे अपन लिखते हैं ना अमोनिया लिखते हैं, तो ये भी अपन को पता है भाई हाइड्रोजन है, ये इधर एक हाइड्रोजन ले लेता हूं मैं और एक हाइड्रोजन ऐसे ले लेता हूं, और ये लोन पेयर है, तो हाँ तो लोन पेयर वाला तो कभी एक्साइट होते ही नहीं इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp3, लेकिन इसमें क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, तुम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से AP2 वाले बच्चे भी हाइब्रिडाइज्ड पढ़ चुके हैं। वो केमिकल बॉन्डिंग आपका 5 बचा हुआ है, इसका मतलब है आपका सिर्फ थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में बचा हुआ है, बस फॉर्मल चार्जेस वगैरह बचा हुआ है ना, तो वो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, ठीक है। इसलिए अपन कोशिश करेंगे बेटा, देखो बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा अगर अपन पूछेंगे ना, तो अगर वापस पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे बताने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं तो बताने के लिए हूँ भैया तुम्हें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने उस टर्म को फ्रैंकली फ्रीली यूज कर लिया कि वो, ठीक है ना। तो वरना मैं बताता, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, बताऊंगा ना मैं, क्या प्रॉब्लम। तो ये हाइब्रिडाइजेशन, तो अपन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर लेंगे। अब बॉन्ड लाइन वगैरह मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पाई बॉन्ड का पोजीशन बता दिया, इधर मैं लिख सकता हूं कि भाई ऑल एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। इवन ये सब बिना एल्केन एल्कीन एल्काइन, इनके स्ट्रक्चर भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट ना, लेकिन मैं बस थोड़ा सा कि उसमें लिखा हुआ है तो अपन बता देते हैं, ऑल एटम लाइज इन द सेम प्लेन। इतना एक्सप्लेनेशन तो तुम्हारी वजह से ही कर रहा हूँ, AP2 वालों की वजह से, वरना AP1 में तो ये सब बताता भी नहीं। ऑल एटम लाई इन द सेम प्लेन, ये सारा पार्ट हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, है ना।
सो ऑल एटम्स लाइज इन द सेम प्लेन। हाँ भाई ठीक है, ये सारे एटम एक ही प्लेन में होंगे एंड द पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। द पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन। ये मॉलिक्यूलर प्लेन से परपेंडिकुलर, ये मॉलिक्यूलर प्लेन में ये एटम्स होंगे, जिस प्लेन में एटम है, जिस प्लेन में सिग्मा बॉन्ड है, उसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन, और पाई बॉन्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया स्ट्रक्चर के बारे में, आप बुक आपके पास है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मैंने आपको बताया, आइसोमेरिज्म। अब मैं आइसोमेरिज्म बता देता हूं आपको, आपको अच्छे से पता है व्हाट इज आइसोमेरिज्म, मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बता सकता है, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड ही इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्ड नहीं होते। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते अपन, ठीक है ना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो कभी रिवीजन में उसको काफी अच्छे से आपको बता दूंगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो मॉलिक्यूल को देख के ही बता सकते हैं, पर उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे, अब जैसे अपन को आइसोमेरिज्म की बात करनी है, तो मैं इसमें आइसोमेरिज्म अगर अपन लिखेंगे तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया, अपन को लास्ट टाइम मैंने आपको बताया व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो होगा, जैसे मान लेते हैं अपन क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, मैं उससे नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई अपन राहुल पूछ रहा है ना कि मतलब उस पीडीएफ से पढ़ा रहे हो, नहीं नहीं, मैं तो बुक से पढ़ा रहा हूँ, बुक लेके, स्कूल का बुक लेके, फिर पहले स्कूल का बुक पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड, दोनों में से कुछ भी ले लेता हूं, कल मैंने एनसीईआरटी उठा लिया था, आज स्टेट बोर्ड का बुक ले लिया। तो आपको ये पता रहे कि थ्योरी में डिफरेंस नहीं होता, आपको अच्छे से ये पता रहे थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस होंगे। तो मैं क्वेश्चन दोनों के डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, तो अपने पास ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, तो अपन ज्यादा अच्छे से स्कूल में लिख पाएंगे। फिर कितना लिखना है उसके लिए मैंने आपको वो पीडीएफ भेजा था, जो स्कैन करके आपको ये भेजा था, है ना। अब अपन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, तो सपोज मेरे पास गिवन है, जैसे सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, देखो भाई, अब C4H8, ड्रॉ द नंबर ऑफ, ड्रॉ द नंबर ऑफ आइसोमर्स। अब ना एक तो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे स्कूल में बच्चे पूछेंगे, एक तो अपन बना लेते हैं ऐसे C4H8, ठीक है ना, और दूसरा मैं लिख लेता हूं दैट इज C5H10, और एक मैं लिख लेता हूं, तीन डिस्कस कर लेंगे तो काफी हो जाएगा, C6H2, ये लिख लिया अपन ने, ठीक है ना। अब इसमें एक अपन को बस ये ध्यान देना है कि यहां पर आइसोमर लिखा है या स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखा है, क्योंकि दोनों में अपने आंसर जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो मैं यहां पर अभी लिख देता हूं, आप ध्यान देना, क्योंकि इसलिए मैं सेपरेटली लिख रहा हूं उसको, कि इसमें मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखा हुआ है, और वो मुझे दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आइसोमर लिखोगे तो बहुत बड़ा आंसर होता है, अपन को सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है, ठीक है ना। अब अपन इसकी बात करते हैं पहले। अच्छा भाई, पहले तो अपन को ये पता चल गया कि एल्कीन है कि नहीं, तो CnH2n+2 एल्केन होता है। इसमें अपन ने कहा भाई ये तो CnH2n है, तो अपन ने कहा ठीक है, फिर ये एल्कीन है, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन एटम कम है। तो किसी भी एल्कीन को अगर बनाना है ना अपन को, कोई डबल बॉन्ड बनाना है, तो एक बात अपन को पता है भाई, एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए ना मुझे दो हाइड्रोजन हटाने पड़ते हैं, बन जाएगा, कार्बन का वैलेंसी तो कंप्लीट करोगे ना, उसी से आप फॉर्मूला बना लेते हो। तो अपन जब पढ़ना है तो मैं बताऊंगा, अभी अपन मतलब इसके हिसाब से देख लेते हैं, अपन को साफ साफ दिख रहा है, अपन फॉर्मूला बना के इससे कि भाई ये C5H10, अच्छा CnH2n है, वो सभी लिखो। अपन क्या करेंगे ना, अब कार्बन का वैलेंसी अपन को 4 कंप्लीट करना होता है, ये अपन को पता है, कार्बन का वैलेंसी टर्मिनल वाले CH3 होते हैं, और बीच वाले जो होते हैं वो CH2 होते हैं, वो अपन को अच्छे से पता है। अपन क्या करेंगे, CH4 है तो 1 2 3 4, एक बार ऐसे बना सकता हूं, एक डबल बॉन्ड भी तो बना, एक बार ऐसे बना सकता हूं, एक बार इसको ऐसे बना सकता हूं, और एक बार फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, फिर एक बार मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं। तो अपन कहेंगे सर ये वाला और ये वाला तो सेम है, वो कैसे,
एक में डबल बॉन्ड इधर है, एक में डबल बॉन्ड तो इधर बनाया मैंने। अपन कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है देख के बताने से। आईयूपैक नेम लिखो, अलग होगा आईयूपैक नेम तो ही अलग है। अपन कहेंगे इसका आईयूपैक नेम ये है और इसका आईयूपैक नेम ये है। क्यों? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से करना पड़ेगा ना नंबरिंग। तो अपन कहेंगे ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन और ये भी हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये दोनों तो सेम है। हटाओ भाई, इसको नहीं बता सकता मैं, तो फिर बस इतना ही बन सकता। यहाँ डबल बॉन्ड लिखो तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दिया, यहाँ लिखोगे तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दूंगा। मुझे पता है आप इससे ज्यादा नहीं बना सकते। तो अपन कहेंगे इस कार्बन को उस तरफ ले जाऊं तो हाँ, तो वो यही तो बना है। ठीक, चलिए इसकी बात। अच्छा, इसमें ऐसे अब अपन को एक बात पता है, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा है। इधर कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, इधर 2 हो गया तो 2 ही हाइड्रोजन हो गया। इधर 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है ये कार्बन, तो एक ही हाइड्रोजन रहा होगा इसके पास। इसके पास 2 बॉन्ड हो गए तो इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन बनेंगे। इसके पास एक ही बॉन्ड बना मतलब 3 हाइड्रोजन बनेंगे। रिंग नहीं लेंगे जब तक अपन से कहेंगे नहीं कि रिंग बताओ, अपन नहीं बनाने वाले वो रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है ना, जब तक अपन से कहेंगे नहीं तब तक नहीं बनाएंगे। अपन से कहा ना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओ। अगर मैं रिंग बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अपन कहेंगे भाई ठीक है मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा। लो C2H4 ये भी, तो उसे बताना पड़ेगा ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। सिर्फ उसने पढ़ा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वर्ड का जो हेरफेर है ना वो मैं बताऊंगा, वो इधर नहीं पूछने वाला तुमसे पूछेंगे। ठीक है ना, लेकिन हाँ अगर अपन चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल पॉसिबल आइसोम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस बनाऊंगा। ये ले बना दिया, ये ऐसे ना दे CH2 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 और ये भी CH2। और फिर तो मैं ऐसे भी बनाऊंगा 3 मेंबर्ड रिंग। अभी भी देखो इसमें 4 कार्बन है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। इसका 3 बॉन्ड हो गया तो एक ही हाइड्रोजन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन। देखो, लेकिन अगर आप ये लिखोगे कि नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्कीन, तो ये नहीं बोल सकता। जब तक किसी में डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा मैं उसे एल्कीन नहीं कहूंगा। उसमें दिख ही नहीं रहा। फिर अब बना लिया है तो बना रहने देते हैं, मतलब उसको मैं वो नहीं करता। ठीक है ना, अपन क्या करेंगे, ये और ये अभी इसको बना लेते हैं, इसके भी बनाते हैं, फिर अपन कंपेयर करेंगे कि कैसे किस कंडीशन में हमको क्या क्वेश्चन बोलना, आंसर बोलना है। इसमें मैं पहले तो ऐसे बना दूंगा, ये फिर मैं ऐसे बना, अब ये 1 पेंटीन होगा, ये 2 पेंटीन होगा, नाम तो अलग है। अब अपन कहेंगे अच्छा इधर लिखूंगा ऐसे, तो अपन कहेंगे अब मैं नंबरिंग इसका यहां से करूंगा, इसका नंबरिंग लेकिन यहां से करूंगा, जो छोटा नंबर मिलेगा ना उधर से करूंगा। तो ये तो दोनों एक ही बात है, 2 पेंटीन एक ही काउंट कर सकता हूं। ये वाला तो गलत हो जाएगा, मैंने उसको हटा दिया। अब अपन कहेंगे ठीक है, अब मैं ना 4 कार्बन एटम लेके बनाता हूं, एक ही है। एक बार मैं इस पे ही सी लिख लेता हूं, फिर एक बार और बनाता हूं 4 कार्बन एटम वाला, एक बार इस पे सी लिख लेता हूं, फिर एक बार मैं एक और बार बनाता हूं ऐसे 4 कार्बन एटम वाला, एक बार सी इस पे लिख लेता हूं। तो अपन कहेंगे भैया इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले में और इस वाले में। इधर को CH लिख दोगे तो थोड़ी अलग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ही लिखोगे ना इसको, तो तुम तो 1 पेंटीन है तो ये लिख तो दिया आपने। हाँ ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाला तो अलग होगा, ये वाला तो अलग होगा, ये ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग नहीं है, ये तो 1 पेंटीन है। ऐसे थोड़ी होता है, इधर उधर लिख दो तो चेंज हो जाएगा। आप तो आईयूपैक नेम डिफरेंट है ना। तो अपन कहेंगे ठीक है, अच्छा अब 3 कार्बन एटम वाला लिख लेते हैं। तो लो भाई अपन ने 3 कार्बन एटम वाला लिखा है, तो इसमें कुछ ऐसे कर लो, एक इधर लिख लेते हैं और एक इधर कहीं लगाऊंगा, नहीं नहीं 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के, ऐसे नहीं बनेंगे। इधर लिखूंगा तो ये बना चुका हूं, इधर लिख लेता हूं। हाँ ये चलेगा क्योंकि इसमें अपन लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन ये भी लिख चुके हो आप। अच्छा ये भी नहीं लिख सकता, कोई बात नहीं, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन तो आप लिख चुके हो, ये और ये तो सेम है, तो वो तो अलग नहीं है।
तो अपन कहेंगे नहीं नहीं वो नहीं बना सकते, तो फिर क्या करें? तो अपन कहेंगे अच्छा ऐसे इधर डबल बॉन्ड बना लें, नहीं नहीं वो नहीं बना सकते, बस भाई फिर इतना ही बनेंगे, इसको भी हटा देता हूं। ये लो अपने पास ये इतने ही बने इसके ऐसे। अब अपन क्या कर सकते हैं, जब भी अपन को रिंग वाले बनाने हैं ना, तो पहले सबसे पहले अपन वैसे तो सबसे छोटे रिंग से शुरू करते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे लिए आप बड़े रिंग से शुरू करो। एक बार 5 मेंबर हो गया, 5 मेंबर तो बना ही सकता हूं, है ना? तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक और मतलब ऐसे नहीं हो सकता कोई ऐसे मतलब अपन बना लें, इसमें एक और शायद ऐसे बन सकता है, ये ऐसे बन गया। अब कोई बोल रहा है अपन से कि सर ऐसा भी बना सकते हैं अपन, मैं देख लेता हूँ वो क्या बोल रहा है, अपन उसको देख लेते हैं उसका क्वेश्चन। हाँ सर वो दोनों अलग अलग हैं, कौन कौन से अलग हैं? रिंग नहीं आएगा ना, रिंग नहीं आएगा ना मतलब कौन सा रिंग नहीं? रिंग तो अपन लिखेंगे लिखेंगे अभी। हाँ सर दैट मीन्स आइसोमर इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल देख के बनाना होगा सीक्वेंस में। हिट एंड ट्रायल बिल्कुल नहीं, आपने देखा नहीं, मैंने पहले 5 कार्बन एटम के सारे बनाए, उसके बाद 4 कार्बन एटम पे आया। मैं ऐसे नहीं कर रहा, एक ये बना दो, कुछ भी बना दो, उसके बाद ऐसे बना दो, बस हो गया, फिर तो गलत होना ही होना है तुम्हारा। ये हिट एंड ट्रायल नहीं, अपन को बिल्कुल एक सीक्वेंस में बनाना है, क्योंकि ये पक्का समझो कि ये क्वेश्चन आएगा। अपन वैसे बहुत प्रैक्टिस करेंगे, तो इधर कुछ भी ऐसा नहीं बनने वाला। अब मैं क्या बना रहा था, 5 मेंबर रिंग बना रहा था, अब मैं 4 मेंबर रिंग बनाऊंगा, एक CH3, इसके अलावा कुछ नहीं बना सकता 4 मेंबर। अब मैं 3 मेंबर बनाऊंगा, तो भाई 3 मेंबर है, तो एक बार ऐसे बना सकता हूं, एक बार ऐसे बना सकता हूं, एक बार ऐसे बना सकता हूं, ये सारे ही बना सकता हूं, 3 मेंबर 3 बना सकता हूं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये बन गए अपने पास। अब अपन चलते हैं ऊपर, अपन को अभी जो स्कूल में पूछेंगे ना, उसमें अगर लिखा हुआ है कि ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, तो अपन इनको इंक्लूड करेंगे। व्हाट इज सो, क्योंकि अगर अपन कहेंगे तो ये एल्कीन है और ये एल्केन है, और एल्कीन और एल्केन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। मतलब अगर इसका फंक्शनल आइसोमर पूछा जाए तो इसको इन दोनों में से किसी एक के साथ बता देना, क्योंकि ये एल्केन है और ये एल्कीन है। सो ये सैचुरेटेड हो गया, ये अनसैचुरेटेड हो गया। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो अनसैचुरेटेड, नहीं दिख रहा तो अनसैचुरेटेड नहीं हो सकता। हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाओ तो ही अनसैचुरेटेड बोलूंगा, नहीं तो गॉट इट ना? सबको समझ में आया? ठीक है। अब अब इसके तो बना लिए थे ना अपन ने सारे, और कोई बन सकता है? हाँ एक और बन सकता है, ऐसे वाला ना, मुझे लग रहा है ये भी बन रहा है। हाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि आईपैक नेम डिफरेंट होगा उसमें, अपन ने इस वाले को ब्रांचिंग नहीं किया, अपन ने इसके तो सारे बनाए दोनों, इससे बनाए, अभी इसको अपन ब्रांचिंग नहीं किया, क्योंकि इसको ले जाना था ना अपन को इधर, क्योंकि इसके बनाए ये दोनों, इससे एक ही बना के छोड़ दिया ना, उसका ब्रांचिंग नहीं किया और अपन रिंग पे आ गए, तो रिंग पे नहीं आना था अपन को, पहले अपन सारे बनाएंगे उसके बाद फिर उसको देखेंगे। ठीक है ना? बात क्या हो, अब अपन क्या करेंगे, देख भाई अपन से क्या पूछेंगे क्वेश्चन में, अपन ने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है ना? तो इसमें अपन ने लिख लेते हैं C4H8, इसको मैं नंबर देने वाला हूं। अगर मुझसे आप चेन आइसोमर पूछोगे ना इसमें, तो चेन आइसोमर विल बी 1 and 3 या फिर 2 and 3। चेन आइसोमर वही होंगे जिनमें वर्ड रूट अलग होगा, उनको अपन चेन आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अपन कहेंगे 1 and 3 और 2 and 3, that is called चेन आइसोमर। अब रिंग को थोड़ी बोलेंगे चेन आइसोमर, तो चेन मतलब स्ट्रेट चेन बनना चाहिए, दैट इज अ चेन आइसोमर। तो अपन कहेंगे या तो इन दोनों को चेन आइसोमर बोलूंगा या फिर इन दोनों को चेन आइसोमर बोलूंगा। तो फिर 1 और 2 को क्या बोलोगे? पोजिशनल आइसोमर।
भाई ये 1 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन है, पोजिशनल आइसोमर होगा। इसमें 1 पे पोजीशन था डबल बॉन्ड का, इसमें 2 पे पोजीशन है डबल बॉन्ड का, तो 1 एंड 2 आर पोजिशनल आइसोमर। तो फिर ये रिंग वालों को क्या करें अपन? तो अपन बोल सकते हैं भाई इसमें रिंग वाले ये जो हैं, इसमें आप इनको मतलब अब चेन आइसोमर्स में अपन क्या करेंगे कि भाई इसमें ओपन चेन आइसोमर्स है, इसमें भी अपन इसको रिंग वालों को थोड़ा अलग रखेंगे। अभी मैं ज्यादा रिंग में मतलब क्योंकि बुक में भी एक्सप्लेन नहीं है रिंग वाले, इसलिए मैं रिंग वालों को अगर स्कूल में पढ़ाया तो मुझे एक बार बताओ जल्दी से, चेन वेन वाले ऐसे मिक्स करके पढ़ाया क्या स्कूल में? किसी को नहीं पढ़ाया, तो ज्यादा ध्यान मत दो, राइट? क्योंकि अपन जेई के लिए तो पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे अपन, तो ये तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना? लेकिन उसमें मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि मैं इन दोनों को भी, लेकिन लिखा होना चाहिए कि चेन आइसोमर, आप रिंग चेन भी बता सकते हैं, तो क्योंकि ये दोनों भी रिंग चेन, ये भी दोनों भी चेन आइसोमर्स है, लेकिन रिंग वाले आइसोमर्स है। रिंग में चेन आइसोमर्स कैसे होते हैं? जब आप रिंग का साइज चेंज करते हो तो वो चेन आइसोमर है। जैसे ये सब चेन आइसोमर्स, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स नहीं हो, क्योंकि इनका रिंग का साइज से। तो मैं उसमें ना बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाना चाहता, अभी अपन थोड़ा बहुत पढ़ के छोड़ देंगे, इसलिए मैं रिंग की बात के लिए मना कर रहा था आपसे। तो आप इसको बोलो पोजिशनल आइसोमर, इसको बोलो क्योंकि वर्ड रूट अलग है, इसमें प्रोपीन है, इसमें ब्यूटीन है, तो दैट इज चेन आइसोमर। मैं इनको हटा लेता हूं, अगर स्कूल में नहीं बताया तो वो अपन पढ़ेंगे, लेकिन अपन जेई के लिए पढ़ेंगे ना, अपन को तो बहुत कुछ पढ़ना, तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना? अब अपन दूसरा देखते हैं। अब मैं इसको ना यहां लिख लेता हूं। अब अपन क्या करेंगे? फंक्शनल आइसोमर इसमें इसमें नहीं था भाई, हाँ, लेकिन अगर अपन 3 और वो रिंग वाले को लिखते ना तो फंक्शनल आइसोमर में आता। क्यों? ये एल्कीन है और उसमें मुझे कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा था, देन इट विल बी अ फंक्शनल आइसोमर। तो अभी इनमें कोई फंक्शनल आइसोमर नहीं है, क्योंकि ऑल आर एल्कीन, तो अपन फंक्शन को हटा देते हैं। इसमें चेक कर लेते हैं, तो इसमें फिर चेन आइसोमर कौन से होंगे? तो अपन लिखेंगे भाई, एक ये हो गया, दूसरा लिख लेते हैं अपन इसी में, दैट इज C5H10। तो इसमें चेन आइसोमर अगर अपन लिखेंगे तो एक ये हो सकता है, इसको भी 1 2 दे देते हैं ना, 1 2 3 4 5 हो गया। तो चेन आइसोमर कौन कौन सा? 1 और 3 बोल सकता हूं, क्योंकि इसका वर्ड रूट और इसका वर्ड रूट अलग है ना, बस वर्ड रूट अलग होना चाहिए। इसमें अपन नंबरिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो भाई वर्ड रूट हो सकते हैं कौन कौन से? चेन आइसोमर हो सकता है 1 एंड 3, 1 एंड 3, या फिर 1 एंड 3 हो सकता है, या फिर 1 एंड 4 लिख सकते हैं आप। इस टाइप से अपन चेन आइसोमर लिखते जाएंगे, और 1 एंड 3 1 एंड 4 ऐसे बता सकते हैं अपन चेन आइसोमर, वो अपन को पता है। पोजिशनल आइसोमर अगर लिखना है तो फिर वर्ड रूट सेम होना चाहिए, तो पोजिशनल आइसोमर में वर्ड रूट मतलब ये दोनों पोजिशन आइसोमर, 1 एंड 2 पोजिशनल आइसोमर। या फिर अपन लिख सकते हैं इसमें ना, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को आपने यहां ले गए, देखो ना, इधर 1 पे इधर भी 1 पे, लेकिन इधर मिथाइल ग्रुप अलग है, इधर मिथाइल ग्रुप अलग है। तो अपन इसमें क्या ना, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करोगे, जैसे इसमें 1 हो गया था, इसमें 2 हो गया, तो आप कहोगे उसको पोजीशन आइसोमर। और इन दोनों में पोजीशन आइसोमर ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइल, इसमें 3 पे, इसमें 2 पे, तो वो पोजीशनल आइसोमर। अपन को पोजीशन चेंज होना चाहिए, वर्ड रूट चेंज नहीं होना चाहिए, तो पोजीशनल आइसोमर समझेंगे। तो अपन लिख सकते हैं भाई उसमें पोजीशन आइसोमर में, दैट इज इन सबका कार्बन स्केलेटल एक जैसा दिख रहा है, बट डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं उसमें पोजीशनल आइसोमर। सो 3 एंड 5 ये भी पोजीशनल आइसोमर है, तो ये पोजीशनल आइसोमर अपन को स्कूल के हिसाब से इतना ही पढ़ना है। अब अपन बाकी जेई में पढ़ेंगे। अब इसके अपने आप ड्रॉ करना सारे, और मुझे आंसर बता देना, ठीक है? इसके आप अपने आप ड्रॉ कर लेना। अब इसमें एक और नया टाइप का आइसोमरिज्म आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया हुआ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अपन क्या बोलते हैं? ये अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ा है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्या लिखा था अपन ने जब क्लासिफिकेशन किया था? स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म में अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ा।
तो एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है कैसे भाई? पहले तो ये कि डबल बॉन्ड होना चाहिए. एल्काइंस कैनॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, only alkene can show, not and not alkane और alkynes ये शो नहीं कर सकते. बाकी करते होंगे तो हमें नहीं पता, लेकिन हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्कीन शो कर सकते हैं. ठीक है ना? तो अपन क्या करते हैं, अपन डबल बॉन्ड ऐसे करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. तो कंडीशन क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में कि देखो भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे और इनसे अटैच्ड होंगे ग्रुप्स. पीयूष, अभी का मतलब क्या? अभी लिखिए क्वेश्चन में. हाँ, कोई डाउट है क्या? आइसोमर्स वाला अभी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ना थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अपन. अभी के लिए अपन को चेन और पोजीशन ही पढ़नी है बस. और वही उसमें दिख रहा है बुक में, तो मैं सोच रहा हूँ जो बुक में लिखा हुआ है अपन मोस्टली टीचर उसी से पूछेंगे और फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो कुछ और पूछे तो बता देंगे, अपन उसको डिस्कस करेंगे. अभी नहीं बनाना है वो C6H12, बाद में. अब बना लो एक बार, अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना क्योंकि. अच्छा ठीक है, अब देख ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जो कार्बन इधर ना, जो दो कार्बन एटम होंगे जो डबल बॉन्ड को होल्ड करेंगे. एक जो इंडिविजुअल कार्बन एटम है ना, इस कार्बन एटम पे जो दो ये ग्रुप अटैच होंगे ना, दे शुड बी डिफरेंट. मतलब यहां पर एक Cl होगा, यहां पर एक CH. और जो ग्रुप इस पे अटैच है अपन वही ग्रुप इस पे अटैच कर लेते हैं. तो अगर सेम टाइप के ग्रुप एक ही आ जाए तो अपन उसे कहते हैं सिस आइसोमर, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर. और अगर डबल बॉन्ड है और ये ऐसे ही बने हुए, सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन कभी चेंज नहीं होते ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. सिग्मा बॉन्ड के पोजीशन वही रहेंगे हमेशा. तो अपन कहेंगे अगर उसमें ये CH3 है, ये CH3 है और ये H है और ये H है, तो अगर सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट एंड पे आ जाए, सेम होते तो सिस होता, अगर अपोजिट आ जाए तो उसे अपन कहते हैं ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ये हो जाए ट्रांस एंड सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो अपन इसको लिख सकते हैं जैसे मान लो हमारे पास ऐसे गिवन है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है. देख भाई, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है और हमसे कहा यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर CH3 है और यहां पर Cl है और यहां पर H है. तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर दोनों तरफ में से दोनों कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं ना, अगर उनमें एक भी ग्रुप अगर सेम अटैच्ड है दोनों पे अलग अलग, इधर इस पे जो अटैच्ड है वो तो अलग होना ही चाहिए, इस पे जो अटैच्ड है वो भी अलग है, और इन दोनों कार्बन पे कम से कम एक ग्रुप सेम है, तो भी मैं एक ग्रुप सेम है तो मैं उससे ही बता दूंगा. अगर ये वाले डिफरेंट भी है तब भी चलेगा, तो भी ये सिस आइसोमर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन. और इसको लिख दूंगा ट्रांस आइसोमर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन. तो इसको मैं ट्रांस आइसोमर. अब इधर अगर डिफरेंट भी है तो अपन को चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं कि एक CH3 है और एक Cl. पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड चेंज नहीं होते, अपन ने एटम को एक्सचेंज किया, उसको उधर और इसको उधर, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर. तो ये आपका ट्रांस आइसोमर. तो ठीक है, अपन उसके बेसिस पे सिस और ट्रांस बता सकते हैं. तो कभी कभी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, अपने पास ऐसे गिवन है, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है कि भाई CH3 है, यहां पर C2H5 लिख लिया और डबल बॉन्ड करके मैंने कहा इधर Cl है और इधर H है. कोई बात नहीं भाई, इधर H और इधर Cl, तो ये कंपाउंड आइसोमरिज्म शो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने इस पे अलग अलग तो लिखे हुए हैं लेकिन इन दोनों में से कोई भी इधर सेम नहीं, तो ये शो नहीं कर पाएगा. कैनॉट शो सिस ट्रांस आइसोमर, है ना, ये वाला, क्योंकि यहां कोई भी ऐसा नहीं है ना जो मतलब जिसके बेसिस में सिस और ट्रांस बता सकूं. अगर आप ऐसे करते तो ये तो नहीं बता सकता सिस ट्रांस आइसोमरिज्म,
ये भी नहीं बता सकता सिस और ट्रांस आइसोमर। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मान लो अपन ने कहा भाई मेरे पास ऐसे, तो अपन कहेंगे भाई इसको उधर लिख दूंगा तो होगा क्या, फिर इसको अगर मैं H इधर लिख दूंगा और CH3 इधर लिख दूं, इन दोनों को भी आपस में चेंज कर दूं, तो चेंज करने से क्या Cl अलग थोड़ी दिख रहा है। कैसे बताऊं मैं कि Cl किसके लिए अपोजिट है, Cl किसके लिए अपोजिट है। तभी मैं बार बार बोल रहा था कि जो इंडिविजुअल कार्बन एटम है ना, उस पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप अटैच्ड है तो सिस ट्रांस नहीं। इसमें ये दोनों सेम है, इसलिए मैं इसमें सिस और ट्रांस नहीं बता सकता। इसमें तो कंडीशन था कि आप जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं, उनपे जो ग्रुप अटैच्ड है वो अलग अलग होने ही चाहिए, वरना वो सिस ट्रांस शो नहीं कर पाएंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये भी सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता। अब अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता तो अपन कहते हैं मेरे पास ऐसे गिवन, यहां पर ऐसे कर लूं, अपन कहेंगे हाँ इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन अगर अपोजिट एंड पे है ऐसे, तो मैं इसको ट्रांस आइसोमर बता सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रांस आइसोमर है, उसको लिखूंगा मैं ट्रांस आइसोमर। अब वो क्या करेंगे, अपन से ऐसे, अपन को दिख रहा है कि ये सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं। अब वो अपन से ऐसे पूछेंगे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। अगर स्ट्रक्चर बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग cannot show geometrical cis trans isomer, ठीक है ना, आइसोमरिज्म ऐसे अपन को गिवन, राइट। तो अपन को ऐसे ऑप्शन गिवन है। एक बार उन्होंने लिखा 2 ब्यूटीन, एक बार लिखा उन्होंने 2 पेंटीन, एक बार उन्होंने लिखा सी दैट इज 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन, 2,3 डाइमेथिल पेंटीन, ठीक है ना, पेंटुइन, 2,3 डाइमेथिल पेंटुइन। और एक बार लिखा उन्होंने दैट इज, we'll write that it is dichloroethene, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, ठीक है ना, ऐसे बना दिया उन्होंने। अब अपन को देखो, अपन ने अगर ऐसे दिख रहा होता तो अपन बड़े अच्छे से बता देते, वहां तो उन्होंने आयुपेक नेम लिख दिया। तो अपन क्या करेंगे, देखो भाई आयुपेक नेम अगर ऐसे गिवन है ना, तो उससे स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है वो देखना था। जैसे देखना मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने ए का स्ट्रक्चर ऐसे बना लेना, वर्ड रूट क्या है, ब्यूट, 1 2 3 4, क्या है इसमें। अब इसमें कुछ नहीं लिखूंगा मैं, तो पहले नंबरिंग कर दूंगा किसी भी एक तरफ से, कर दिया। अब क्या कह रहा है, 2 ब्यूटीन, मतलब 1 2 लो भैया। अब मैं बी वाले का स्ट्रक्चर बताता हूँ, 1 2 3 4 5, क्योंकि पेंट लिखा था तो पेंटीन हो गया। नंबरिंग कर दो, कहां लिखना है, 2 पे डबल बॉन्ड, लो भाई लिख दिया। थर्ड वाले को देखते हैं ना, सी वाले को देखते हैं अपन कैसे बनाना है। क्या लिखा था, पेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या था, पेंट, 2 पे डबल बॉन्ड है और 2 3 डाइमेथाइल है, लो भाई 2 3 डाइमेथाइल। मतलब पहले मैं वर्ड रूट लिखूंगा, फिर नंबरिंग कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है उसमें। उस नंबरिंग पे मैं उसके हिसाब से फिर ऐड कर दूंगा, जैसे वहां पर लिखा हुआ है डी, क्या लिखा है, ईथ, मतलब 2 कार्बन, राइट। और उसके बाद क्या, 1 2 लिखा। अब क्या, डाइक्लोरो, एक इधर लिखो एक इधर लिखो। फिर क्या, इथीन, इथीन का मतलब हो गया इधर डबल, ठीक है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, तो इसमें बता देता हूँ भाई कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, है ना। तो बता देते हैं अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये वाला तो शो कर देगा, ये वाला भी शो कर देगा, हाइड्रोजन है, और ये अलग अलग है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाइड्रोजन के बेसिस पे तो सिस ट्रांस बता ही सकता हूँ ना। इस वाले में पॉसिबल नहीं, क्यों, एक ही कार्बन एटम से जो कार्बन डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं ना,
उनमें एक ही कार्बन एटम से 2 CH3 एटम, तो फिर कैसे बताएगा? ठीक है, तो अपन इसको क्या कर देते हैं, अपन इसको H लिख लेते हैं, इधर एक और CH3 आ गया, ये वाला भी CH3 है, और इधर C2H5, ये तो बता ही नहीं सकता, इसमें तो और प्रॉब्लम आएगा। एक तो सेम हो गया, अब मैं क्या बताऊं, इसको और इसको ट्रांस बोलूं या इसको और इसको सिस बोलूं? पॉसिबल नहीं इसमें ज्योमेट्रिक, ये ज्योमेट्रिक इस टाइप से अपन क्वेश्चन होगा, अपन बता देंगे। तो ये आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, अपने आप पढ़ लेना। फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स मैंने आपको बता दिया, अब मैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो बी वाले पार्ट में तो वी आर हैविंग लाइक दिस ना, बी वाले पार्ट में वो लो भाई, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक CH3 है, बी वाले पार्ट, फिर डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, इससे C2H5 अटैच्ड है, इधर एक हाइड्रोजन है। लो, हाइड्रोजन को इधर लिखोगे तो सिस लिखूंगा, C2H5 को नीचे लिख लो, हाइड्रोजन को ऊपर लिख देना तो ट्रांस हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस पे अब अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं। देखो मैं इसको हटा रहा हूं, कैसे क्वेश्चन अपन से पूछेंगे वो अपन एक्चुअली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो हाइड्रो उसमें ही है, अपन को गिवन है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो तो अपन को उसमें ही गिवन है, मतलब आयुपैक नेमिंग वाले चैप्टर में गिवन है। डी में पॉसिबल है ना सर? हाँ, तो डी में लिखा था ना अपन ने, ऐसे हाइड्रोजन था ना, अपन से क्वेश्चन था कि किसमें पॉसिबल नहीं है, वो क्वेश्चन था अपने, अपना क्वेश्चन था किसमें पॉसिबल नहीं, वो बोला था क्वेश्चन, तो वही था ना कि इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं। डी में तो है, सीएल के बेसिस पे ही बता सकता हूँ, इसके बेसिस पे बता। चलो देखते हैं, तो प्रिपरेशन की बात। अब प्रिपरेशन में ना ऐसे होता है, एक तो होता है डिहाइड्रेशन, तो इसको अपन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि किसी चीज को एलिमिनेट हटा दो तो उसको अपन कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अब इसमें अपन क्या करेंगे ना, देखो अगर अपने पास ऐसे कि बने कोई भी अल्कोहल और इसको अपन डिहाइड्रेट करते हैं, तो डिहाइड्रेशन के लिए मुझे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा, या आप डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा हीट करना पड़ेगा, या आप कोई और भी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हो, जैसे P2O5 है, Al2O3, इस टाइप से कोई भी ले सकते हो, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन वही यूज करेंगे जो स्कूल में यूज करेंगे। अभी मैं कुछ, वरना मैं तो इधर तक लिस्ट हो जाती है, बोलते सर वो नीचे वाला दिख नहीं रहा, इतने लिख लेंगे, लेकिन अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना अपन को स्कूल में जरूरत है। डिहाइड्रेशन में आप क्या करोगे, जिस पे OH अटैच्ड है ना, अब ऑब्वियसली बात है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है उसे अल्फा कार्बन एटम बोलते हैं, और उस जो अल्फा से अटैच्ड होते हैं वो बीटा बोलते हैं। तो OH को हटाओ अल्फा से, और बीटा से एक हाइड्रोजन हटा दो, मतलब आप क्या करने वाले हो इधर, कि मेरे पास एक ऐसे गिवन है, एक हाइड्रोजन और इधर CH2, इधर OH, तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर लो और ये बॉन्ड इधर बना दो डबल, मतलब आप ये हटाने वाले हो दोनों, और वहां डबल बॉन्ड लिखने वाले, डिहाइड्रेशन। तो अपन ने क्या किया, CH डबल बॉन्ड CH2, तो एल्कीन बन जाएगा भाई, फिर तो ये एल्कीन बन गया, और अपन लिख लेंगे H2, ये डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो अपन ऐसे बना सकते हैं डिहाइड्रेशन। अब कभी अपन को ऐसे भी गिवन हो सकता है, भाई ठीक है मुझे ऐसे गिवन है भाई, तो इसमें तो यही पॉसिबल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर मुझे ऐसे गिवन होता और फिर मैं कहता हूं भाई अपन ने ना डिहाइड्रेशन कर लेना है, इसके साथ भी हीट करना होता है A2, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ये अल्फा है, अब जितने कार्बन एटम अल्फा से अटैच्ड होते हैं वो सारे के सारे बीटा होते हैं, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो क्या करें फिर, इधर से बनाओ या उधर से बनाओ?
तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें ना दोनों बना दो। अब इसमें दोनों बन गया अपने पास, एक तो ये बन गया जो उस तरफ से बना, और एक ये बन जाएगा जो दूसरी तरफ से बना, एक ये बन जाएगा जो दूसरी तरफ से बना, दो बन गए। अब अगर अपने पास दो डबल बॉन्ड बन गए, तो एक बार यहां से अल्फा बीटा किया तो हाइड्रोजन इसका और OH इसका, तो ये बन गया। एक बार हाइड्रोजन इसका और OH इसका, तो वो बन गया। तो अपन कहेंगे दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब अपन ये चेक करेंगे दोनों में से कि भाई दोनों में से कोई एक ज्यादा बनेगा या दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, एक ज्यादा बनेगा। तो कौन सा ज्यादा बनेगा? तो अपन कहेंगे देख भाई, जहां पर डबल बॉन्ड, दो कार्बन एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड है ना, जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से ज्यादा CH3 अटैच्ड हो, इनको अपन एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो, इससे एक ये अटैच्ड है, एक ये अटैच्ड है। इधर तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है, इससे कोई एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, इससे इथाइल ग्रुप अटैच है। इसमें इथाइल है, और ये वाले कार्बन एटम से ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, और ये भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो जिस तरफ ज्यादा, जिस कंपाउंड, जिस एल्कीन में ज्यादा मिथाइल ग्रुप अटैच हो, उसी को बता देना मेजर प्रोडक्ट। और इसको नाम भी देते हैं, जिससे ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं उसको अपन कहते हैं सेड्जर प्रोडक्ट। ये साइंटिस्ट का नाम, सेड्जर प्रोडक्ट होता है जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो एल्काइंस में ना। जैसे अभी अपन ने सेजो ट्रांस पढ़ा ना, तो अगर इन वाले कार्बन एटम से ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे ना, तो अपन उसे कहते हैं सेड्जर प्रोडक्ट। ऐसे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 4 एल्काइल ग्रुप अटैच है, 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक भी नहीं। दैट इज व्हाट आई मीन बाय द एल्काइल। तो आप डिहाइड्रेशन में यहां पर अल्फा बीटा कर दो तो ये बन गया, और यहां पर अल्फा बीटा कर दो तो ये बन गया। अब इसमें क्या समझना है बताओ? अल्फा से वो हटा दो और इससे ये हटा दो। भाई अल्फा वाले कार्बन एटम से OH हटा दो, और बीटा वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन हटा दो। मतलब जिससे OH अटैच है उसका OH हटा लो, उसके साइड वाले कार्बन से H हटा लो, हो गया। कोई डाउट है तो बताओ। भाई यही तो किया आपने, ये अल्फा कार्बन एटम था और ये बीटा कार्बन एटम था, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर लिया। तो जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है वो सेड्जर प्रोडक्ट होता है, और जिसमें कम सब्स्टिट्यूटेड होता है उसको भी एक नाम देते हैं, भाई हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। इसको अपन कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। ये बन गया अपने। तो जिस तरफ ज्यादा एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो, या डबल बॉन्ड जिस तरफ ज्यादा, उस तरफ ज्यादा स्टेबल बताएंगे अपन, या उस तरफ ज्यादा बनाएंगे अमाउंट में प्रोडक्ट। ये वाला अपन मेजर बता देंगे भाई ये ज्यादा बनेगा जिसमें कार्बन जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उनसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो वो मेजर प्रोडक्ट होता है। अब बताओ कौन सा, मतलब इसमें कोई डाउट है कहीं? तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है अपन को, बस हो गया डिहाइड्रेशन। तो इसको अपन क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कहां करेंगे अपन? अल्कोहल्स होंगे तो अल्कोहल से OH हटाएंगे और बीटा वाले कार्बन से H हटा देंगे, हो गया रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे बता सकते हैं। तो एक तो डिहाइड्रेशन होता है। दूसरा मेथड अपन लिख सकते हैं, दैट इज एल्कीन बनाने के लिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब अपन को पता है हेलोजेंस, तो पता है क्या होता है। तो इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन मतलब X, इसका रिमूवल करना है अपन। सेम मेथड, OH की जगह X आ जाएगा। सेम कंसेप्ट, अल्फा से हेलोजन को हटा दो और बीटा से हाइड्रोजन को हटा लो। लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट हो गया भाई। डिहाइड्रेशन में तो अपन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड हाइड्रोजन एब्जॉर्बर। इतना अच्छा हाइड्रोजन एब्जॉर्बर होता है कि हम कभी भी
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में वाटर नहीं डालते, बहुत सारे वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 डालते, वरना अगर H2SO4 में वाटर डालोगे ब्लास्ट हो जाएगा। तो फिर यहां पर कैटलिस्ट का रोल होगा, यहां पर अपन यूज करेंगे बेसिस को, डिहाइड्रो, तो कैटलिस्ट थोड़ा अपन को याद रखना पड़ेगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रोजनेशन के लिए अपन बेस यूज करेंगे। तो जनरली अपन यूज करते हैं एल्कोहलिक, ऐसे लिखा होता है NaOH या फिर एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक KOH। कभी कभी वो इस टाइप से बेस भी यूज कर लेते हैं, सोडामाइड या पोटेशियमाइड, इसको कहते हैं अपन सोडामाइड, ठीक है, और इसको कहते हैं अपन एल्कोहलिक KOH, ऐसे लिखते हैं अपन, ये एल्कोहलिक NaOH। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में अगर मुझे एल्काइल हैलाइड दे दोगे आप, तो अल्फा से हेलोजन, आप बोल रहे हैं ना डीहेलोजनेशन, डीहाइड्रो और हेलोजनेशन, मतलब हेलोजन भी हटाना है और हाइड्रोजन भी हटाना है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स बाय अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्या करना है अपन को, अल्फा बीटा एलिमिनेशन से हटाना है। ठीक है भाई, तो हटा देते हैं, इससे हेलोजन हटा दो, इससे हेलोजन हटा दो और इससे हाइड्रोजन हटा दो, डबल बॉन्ड बना देंगे, हो गया अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो क्या हो जाएगा अपने पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ये लो एल्कीन बन गया, और HCl हटा दिया अपन ने, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। बिल्कुल वैसे ही अपन यहां भी कहेंगे भाई, कि अगर मान लो यहां पर Cl है या Br है या I है, और इसको अपन ने बेस के साथ रिएक्ट किया, एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, तो मुझे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये प्रोडक्ट, ये वाला मेजर प्रोडक्ट। जैसे डिहाइड्रेशन करते हैं वैसे डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, लेकिन कैटलिस्ट अलग अलग होते हैं। केमिस्ट्री में अपन को कैटलिस्ट का ही तो रोल होगा, और केमिस्ट्री भाई कौन सा कैटलिस्ट क्या करेगा ये सब देखिए, कैटलिस्ट अलग होगा तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, राइट ना। तो विल गेट दैट डीहाइड्रोहेलोजनेशन से भी अपन डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन अपने सिलेबस में है, Al2O3 था अपने सिलेबस में, अल्फा बीटा एलिमिनेशन में बेस भी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स भी है, अल्कोहलिक KOH है। अब विसनल डाइहैलाइड्स भी है अपने सिलेबस में, तो ठीक है विसनल डाइहैलाइड्स भी लिख देता हूं, विसनल डाइहैलाइड्स है, और उसके बाद एडिशन रिएक्शंस हो जाएंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, और फिर एडिशन रिएक्शंस हो जाएंगे, ठीक, कोई बात नहीं, अपन लिखते हैं। तो मुझे बताना है आपको, अगर अपने पास ऐसे गिवन है, अब देखते हैं ऐसे अब इसमें अपन को बताना है, थर्ड पॉइंट लिखते हैं अपन, डीहेलोजनेशन। सो फ्रॉम, पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, फ्रॉम विसनल डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स, ठीक है ना। अब पहले तो अपन ये सीखेंगे भाई ये विसनल डाइहैलाइड्स है क्या, कुछ और भी होता है ऐसे जो आप विसनल डाइहैलाइड लिख रहे हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर अपन लिखेंगे विसनल डाइहैलाइड, तो पहले अपन देख लेते हैं कि भाई विसनल का मतलब क्या। When the halogens are attached, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। If the halogens are attached to the adjacent carbon atom, at adjacent carbon atom, तो अपन उसको कहेंगे विसनल। And when the halogens are attached on the same carbon atom, डाइहैलाइड्स करना ना। So अगर दोनों halogens, two halogens on the same carbon atom, halogen on same carbon, तो इनको अपन कहते हैं जेमिनल, फिर इनको कहते हैं अपन जेमिनल डाइहैलाइड्स। अभी अपन को विसनल की बात करनी है। विसनल का मतलब है कि आप क्या करोगे, सेम कार्बन एटम पे दो हेलोजन्स लिखेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे लिखना। एक एग्जांपल, अगर हमारे पास ऐसे गिवन है,
तो ये अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे दोनों हैलोजन हटा दें, ठीक है भाई, तो विस्नल हो गए। अब इससे क्या करेंगे भाई, पहले आप हाइड्रोजन और OH हटा रहे थे, आप हाइड्रोजन और हैलोजन हटा रहे थे, अब दोनों हैलोजन हटा के डबल बॉन्ड लिखो, ठीक है भाई। तो अब दोनों हैलोजन हटा के ये लिख लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई ये कर तो देंगे लेकिन कैटलिस्ट तो बताओ क्या लेना है। तो अपन कहेंगे इसको ना जिंक और इथेनॉल लेना। इथेनॉल मतलब अल्कोहल लिखा होता है, आप अल्कोहल में इथेनॉल लेते हैं जनरली अपन, तो अल्कोहल लेना होता है। तो ऐसे अपन बता देंगे कि अगर जिंक और इथेनॉल लोगे तो ये अपन को ZnCl2 मतलब दोनों क्लोरीन हटा देगा, ये प्रोडक्ट बना देंगे। तो अगेन हमें कैटलिस्ट याद रखना है भाई, विस्नल डाइलाइट से कैसे बताना है। कहीं भी कोई भी कंपाउंड में अगर ऐसे गिवन होता, जैसे अपन को ये गिवन है, अगर मान लो ऐसे गिवन होता तो जैसे स्कूल में अलग अलग नहीं पूछेंगे तुमसे, स्कूल में हमेशा अपन से एक जैसे देंगे 100%, राइट ना। तो अपन कहेंगे बस हमें जिंक एंड अल्कोहल लिखा भर दिख जाए। अब अल्कोहल में जैसे आपने इथेनॉल लिखा ना, तो अपन ऐसे लिख भी सकते हैं, भाई लो अल्कोहल तो लिखा ही हुआ है, तो अपन कहेंगे ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये डीहाइड्रोजनेशन हो गया। अब अपन कहेंगे देखो भाई, विस्नल भी अपन को पता चल गया, जेमिनल भी अपन को पता चल गया, बस जेमिनल से नहीं बनेगा, ये विस्नल से ही बनेगा, ये विस्नल डाइलाइट से डाइब्रोमाइड, ये डाइब्रोमाइड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में अपन लिख सकते हैं दैट इज, अपन लिख सकते हैं दैट इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अब ना इसमें अपन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, और मैं इसको रिएक्ट करूं NiH2 के साथ या प्लैटिनम H2 के साथ या प्लैटिनम H2, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब एल्केन बना, ये बन गया। अगर मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करूंगा क्या बन जाएगा अपने पास, एल्केन बना। लेकिन अगर अब अपन इसमें कोई सिलेक्टिव कैटलिस्ट, ऐसा कोई कैटलिस्ट ले लें जो डबल बॉन्ड को रिड्यूस ही नहीं कर पाता, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाता है, तो बता देंगे फिर क्या प्रॉब्लम। तो ऐसा कोई डबल बॉन्ड लेते हैं जो डबल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर ले, ट्रिपल बॉन्ड को तो रिड्यूस कर ले, लेकिन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है भाई, ऐसा कोई कैटलिस्ट होगा, बिल्कुल होगा ना। तो अपने पास ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें अपन ऐड कर लेते हैं पैलाडियम विथ CaCO3, इसको अपन कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें अपन को थोड़ा सा लेड एसिटेट डालना पड़ेगा। एंड पॉइजन विथ, तो मतलब ये कैटलिस्ट की पॉइजनिंग का मतलब होता है कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अगर पैलेडियम है, यहां पर भी आप लिख सकते थे पैलेडियम H2, तो इधर अपन H2 लिखेंगे तो अपन कहेंगे भाई पैलेडियम H2 है तो पूरा रिड्यूस करो। तो अपन कहेंगे नहीं नहीं, मैंने कैटलिस्ट को पॉइजन कर दिया, उसकी एक्टिविटी को कम कर दिया। अच्छा, पॉइजन विथ लेड एसिटेट, ठीक है ना, अपन लेड एसिटेट से उसे पॉइजन कर देंगे, तो पॉइजनिंग से उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ क्या कर पाएगा,
सिर्फ एक ही बॉन्ड को रिड्यूस कर पाएगा, दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। एक ही बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और ये जो कैटलिस्ट होता है ना, ये कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट को अपन बोलते हैं, दिस कैटलिस्ट इज कॉल्ड, ये जो कैटलिस्ट अपन ने यूज किया है ना, दिस इज कॉल्ड लिंडर्स कैटलिस्ट। ये लिंडर्स कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड लिंडर्स कैटलिस्ट। तो ये लिंडर्स कैटलिस्ट होता है, और अपन इसको बता सकते हैं भाई, अगर कभी अपन से पूछ भी लेंगे, हो सकता है स्कूल में अपन से यही पूछना, व्हाट इज लिंडर्स कैटलिस्ट। लो भाई देखो, ऐसा भी क्वेश्चन है कि लिंडर्स कैटलिस्ट क्या होता है, ये बताओ। इसकी जगह मैं ये भी ले सकता हूं, सोडियम ले लो इन लिक्विड अमोनिया। हाँ, तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अपन को पता ना, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? ड्यू टू द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। पढ़ा तो अपन, इट इज अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। सोडियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन अमोनिया बट नॉट इन वाटर। वाटर में तो वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन अमोनिया से रिएक्ट नहीं करता। इट फॉर्म्स ब्लू कलर सॉल्यूशन। क्यूनोलाइन कहां से आ गया? क्यूनोलाइन कहां से आ गया? क्यूनोलाइन क्या कहते हैं? अच्छा, बुक में दिया है, क्यूनोलाइन भी निकल लेते हैं। ये लो, अगर अपने पास ऐसे गिवन पैलेडियम प्लस BaS, ये H2 कर लेते हैं, एंड पॉइजन विद क्यूनोलिन सल्फर। क्यूनोलिन ये सल्फर विद क्यूनोलिन, ये भी यूज कर सकते हैं। इसकी जगह मैंने और ये ऐसे कर सकते। तो क्यूनोलिन जैसे यहां पर लेड एसिटेट है ना, वो एस्टेटाइन ऐसे होता है ना, तो लेड एसिटेट ऐसे, लेड एसिड। तो क्यूनोलिन भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऐसे अपन डिसॉल्व कर देंगे। ये लो भाई, क्यूनोलिन बन गया। ये लो क्यूनोलिन, ये क्यूनोलिन, ठीक है ना, ये क्यूनोलिन बोल देंगे अपन इसको। ये क्यूनोलिन। तो ये जो कैटलिस्ट होता है, इसको अपन कहते हैं रोजनमंड कैटलिस्ट। मैं अभी मतलब ज्यादा अपन नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन अब पूछा तुमने तो मैंने बता दिया। ये होता है रोजनमंड। ये भी डबल बॉन्ड को बना सकता है ट्रिपल बॉन्ड से, बस डबल बॉन्ड को ये भी रिड्यूस नहीं कर पाता। बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रिपल बॉन्ड को अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये अगर यूज करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, इनमें से कुछ यूज करेंगे तो। अब इसमें एक बात होता है, अगर मान लो कुछ नहीं, बस हो गया। बुक मैंने सोचा गिवन होगा तो बताऊंगा, नहीं तो क्यों फालतू में अभी ज्यादा बचपन को बुक करना, समझ गया? ठीक है ना। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपने, ये तो रिडक्शन वाले पार्ट हो गए, ये सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो ये अपन रिडक्शन वगैरह सब कुछ करेंगे। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एल्कीन के। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में ना, अब मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं बता रहा, इसको NiH2 से रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अपन को पता है एल्केन बना देना हमेशा। अच्छा, बुक में से तो, अरे यार मेरे बुक में से ट्रांस क्यों नहीं दिया? बुक में से तो ट्रांस दिया था। अरे अगर बुक में से ट्रांस दिया तो चलो कर लेते हैं। लो भाई, हो गया। ये वाला कैटलिस्ट होगा ना, तो डबल बॉन्ड में सिस बनेगा। ये वाला कैटलिस्ट होगा तो ट्रांस एल्कीन बनेगा, अगर बन सकता है तो। और ये वाला डबल बॉन्ड होगा तो भी सिस बनेगा, सिस एल्कीन। अगर बुक में गिवन है तो अपन इसको बता देंगे कि अगर लिंडर्स कैटलिस्ट या रोजनमंड कैटलिस्ट यूज करोगे तो सिस एल्कीन बनेगा, और अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज करोगे तो ट्रांस एल्कीन बनेगा। तो सिस और ट्रांस एल्कीन भी बता सकते हैं।
ठीक है ना, राइट? किसी को डाउट नहीं? ठीक है भाई। तो अब अपन देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में क्या होता है कि जैसे अपन एक तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है वो अपन को बताने की हाइड्रोजनेशन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में क्या होता है, जैसे देखो एल्केन में क्या हो रहा था, जब अपन एल्केन पढ़ रहे थे तो एल्केन में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड थे। एल्केन एल्केन में सारे के सारे ठीक है ना, ये जिंदगी में कुछ ना कर पाएंगे, ये यही करते रहेंगे बस। और वैसे भी अपना ऑनलाइन हो जाएगा ना तो ऑफलाइन हो जाएगा तो और मजा आएगा। ठीक है ना, चल बेटा पढ़ते हैं अपन, कर लेते हैं। वो जिस नाम से वो आया था ना मैंने उसको कुछ ऐसे लिखा है कि वो पूरी लाइफ याद रखेगा। चलो अपन चेंज करते हैं बेटा दूसरा। अब ना इसमें ना अब मेन पार्ट पहले ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या बताना है भाई, डबल बॉन्ड है ट्रिपल। हाँ पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि एल्केन में अपन क्या करेंगे, अपन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। इसलिए अपन ने क्या किया, Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा, तो अपन ने इस टाइप का रिएक्शन। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। राइट, ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। ऑफलाइन अपना 1 अप्रैल से होगा ना? हम्म, स्कूल वाले 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अपन शुरू कर सकते हैं ऐसे, Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अपन को पता है कि भाई देखो इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड थे, इसलिए अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है, लेकिन एल्कीन्स में क्या होता है, वहां डबल बॉन्ड होता है ना। एल्कीन्स में वहां डबल बॉन्ड होता है, और अगर एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड होगा तो वो इजीली वहां से अपन उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं पाई बॉन्ड को, ठीक है ना। और अगर पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो अपन उसमें एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड में अपन इजीली एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, राइट। तो अपन पाई बॉन्ड में इजीली एडिशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है भाई। तो अब अपन चेक कर सकते हैं कि भाई कैसे अपन को पाई बॉन्ड में इजीली रिएक्शन करेंगे। तो जैसे इसमें होगा ना, तो एक जैसे अपन ने इसको हटाया था और डबल बॉन्ड बनाया था, तो अपन डबल बॉन्ड में ऐड भी तो कर सकते हैं ना वापस। भाई इसमें क्या करो, एक हाइड्रोजन और एक वाटर का एडिशन कर लो, तो एक हाइड्रोजन और OH को ऐड कर दो इसमें, तो अपन एडिशन रिएक्शन भी कर सकते हैं कि भाई इसमें ना अपन OH और CH ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। तो जब डबल बॉन्ड होंगे तो वहां एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है, जब सिंगल बॉन्ड होंगे तो वहां सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डबल बॉन्ड में अपन क्या कर सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड होगा तो अपन एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन अपन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए वही होगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX होगा, इसमें अपन HCl भी ऐड करेंगे, HBr भी ऐड कर सकते हैं और HI भी ऐड कर सकते हैं, इनमें से अपन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। इन तीनों में से अपन कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, राइट। तो चलो देख लेते हैं कौन सा अपन को कैसे ऐड करना है और कैसे अपन को बताना है, वो देख लेंगे, ठीक है। चलो देख, तो देख भाई जैसे अपने पास ऐसे क्या बना, तो इसमें HBr या HCl का एडिशन कर लेते हैं। हाँ, सभी ऐड होते हैं, अल्कोहल भी ऐड हो जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा तो वी कैन राइट CH3CH। तो अपन क्या करेंगे भाई, इस पे और इस पे एडिशन करना है हाइड्रोजन का, और इसमें ये पॉजिटिव पार्ट होता है या नेगेटिव पार्ट होता है। तो अपन दो तरीके से एडिशन कर लेंगे, एक बार अपन क्या करेंगे, एक बार ऐसे बना लेते हैं, इधर H और इधर Cl, और एक प्रोडक्ट अपन ऐसे भी बना सकते हैं, इधर Cl और इधर H, ऐसे बना सकते हैं, दो प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अपन कहेंगे भाई देख, इसमें एक रूल फॉलो करना होता है, अपन उसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलेंगे अपन, मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। मार्कोनिकॉफ रूल भी अपन को लिखना होता है, तो अपन मार्कोनिकॉफ रूल बोल देते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल होता है कि जब हमारे पास एल्कीन होगा ना, ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होता ना, मतलब दोनों तरफ एक जैसा दिख रहा है, उसको अपन सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। एक सिमेट्रिकल एल्कीन होगा, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। तो अपन कहेंगे भाई सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अपन क्या करेंगे, सिमेट्रिकल में तो आप किसी पे भी हाइड्रोजन ऐड कर लो और किसी पे भी हाइड्रोजन ऐड कर दो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। ऐसे करोगे तो भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, और ऐसे करोगे तो भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, ऐसे करोगे तो भी 2 क्लोरोब्यूटेन है, अपन यहां से लिख लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मार्कोनिकॉफ रूल इज जनरली फॉर अनसिमेट्रिकल alkene, so it is for unsymmetrical alkene. So for addition
in unsymmetrical alkenes जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होंगे ना, एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन for addition in unsymmetrical alkene the cationic part, पहले anionic लिख लेते हैं, the anionic part is added to the carbon atom which has less number of hydrogen atom. और डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड होल्ड करेंगे ना, तो अपन क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम में, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम होगा ना, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम में जो कार्बन एटम के पास कम हाइड्रोजन है वहां एनायनिक पार्ट को ऐड कर लो, राइट। तो कार्बन एटम विच, राइट, part is added to carbon atom which has less number of hydrogen, less number of hydrogen, ये कर, and the cationic part, cationic part on that carbon atom which has more number of hydrogen atom, ये होता है, ठीक है ना। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, राइट ना। इसको अपन कहते हैं राइट, सो अपन कहेंगे भाई ऑन दैट कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसी का डाउट है आप, तो अपन कहेंगे भाई अगर ये मार्कोनी कॉक्स रूल के हिसाब से एडिशन करना है तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉक्स रूल। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, विल राइट दैट, अपने पास जो गिवन है यहाँ पर, तो अपन बता देंगे भाई जो भी अपन को एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉक्स रूल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स always take place according to Markovnikov rule. Markovnikov rule को अपन ऐसे लिख लेंगे, एम के रूल ऐसे बता देंगे Markovnikov rule, ठीक है। तो अपन बता सकते हैं Markovnikov rule. So that is about the right addition of hydrogen atoms. तो ठीक है, अपन इसमें एक काम और करेंगे, जैसे अपने पास ऐसे गिवन है, कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। मान लो मेरे पास ऐसे है बी, अपन ऐसे मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, राइट, अगर अपने पास ऐसे गिवन और इसमें अपन को HBr का एडिशन करना है या HCl का एडिशन करना है तो क्या करें, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई इस पे हाइड्रोजन नहीं है, इस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इस पे कैटायनिक पार्ट ऐड कर लो और इस पे एनायनिक पार्ट ऐड कर लो, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, इस पे अपन Br लिख लेते हैं और इस पे अपन H लिख लेते हैं, ये मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। तो अपन इसको लिख सकते हैं दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल। तो जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उस पे आप कैटायनिक पार्ट को ऐड कर लो, जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पे आप एनायनिक पार्ट को ऐड कर लो, ठीक है। तो अपन दूसरा चेक, अब अगर मान लो अपने पास ऐसे करें सी, अपन ऐसे करें
मान लेते हैं अपन को ऐसे गिवन है भाई, देखो अपने पास ऐसे कोई दूसरा हम ऐसे कर लेते हैं कि भाई अगर एक ये गिवन है अपन को, एक ऐसे गिवन है अपन को, इसको डबल बॉन्ड लिख लेता हूं, और ऐसे भी हो सकता है, तो भी ये अनसिमेट्रिकल है, जिसपे हाइड्रोजन है उस पे कैटायनिक पार्ट ऐड कर लो, HCl लिख लेते हैं, तो इस पे Cl लिख देते हैं, इस पे हाइड्रोजन लिख देते हैं, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, आपको दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये CH3 है, ये Cl है, इस पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं, इस पे CH3 ऐड करते हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट है। एवरीबॉडी गॉट इट? चलो, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे ही अपन क्या लिख सकते हैं, एक दूसरा रूल होगा जिसको अपन कहेंगे एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेंट। लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेंट जो होता है वो हाइड्रोजन हाइड्स में, उस बात को ध्यान रखना कि एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेंट इज ओनली फॉर HBr, इज ओनली फॉर HBr। एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेंट किसके लिए होगा? सिर्फ HBr के। तो अपन एक काम करते हैं फिर, इसमें ना दैट इज ओनली फॉर HBr, उसमें ऐसे लिखना होता है, फॉर एडिशन इन अनसिमेट्रिकल alkene the anionic part is added to the carbon atom which has anti-Markovnik oxygen, more number of hydrogen, and the cationic part is added to the carbon atom which has उल्टा कर देना है, less number of hydrogen, ऐसे बता दें। तो दैट इज ओनली फॉर HBr, मतलब HCl में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इसको ये कब करना है अपन को, ये बताना होगा। तो कब करना होगा? जब यहां पर आप ऐसे लिखोगे HBr में कि वहां पर या तो पेरोक्साइड लिखा होना चाहिए, पहले पेरोक्साइड नहीं लिखा था है तो मार्कोनिक ऑक्सीडेंट के हिसाब से अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है HBr इन पेरोक्साइड, तो ही एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेंट यूज करेंगे। मतलब अब मुझे रिवर्स कर देना है, ऐसे इधर हाइड्रोजन इधर Br, ये एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेंट होगा। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां एनायनिक पार्ट ऐड कर दो, जिस हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन कम है वहां कैटायनिक पार्ट ऐड कर दो, यही तो होता है एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेंट। इसको कहते हैं अपन एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेंट। एवरीबॉडी गॉट इट? तो अगर HCl में, इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड। इसको अपन पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। आप इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हो या फिर खराश इफेक्ट भी बोल सकते हो। इफेक्ट भी बोल सकते, वो भी बोल सकते हैं। ये आपका एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेंट। तो अगर HCl में लिखा हो, तो जैसे HCl लिखा हुआ है अपने पास, अब HCl में अगर मान लो वहां पर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पेरोक्साइड लिखो। जैसे यहां पर मैंने लिखा HCl पेरोक्साइड, तो अपन कहेंगे पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता। HCl का एडिशन करेंगे अगर, तो पेरोक्साइड को कोई फर्क नहीं पड़ता HCl में, बिकॉज आपने साफ साफ लिखा है कि पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली फॉर HBr। HBr के अलावा पेरोक्साइड इफेक्ट किसी के लिए। ये आपका एडिशन रिएक्शन था, तो इसमें थोड़ा सा हेलोजन का एडिशन भी पढ़ना है, वो अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, ठीक है ना, वो अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको डाउट पूछना था अपना, वो अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। तो बच्चों जिनको डाउट पूछना है वो अपना डाउट पूछ सकते हैं। हाँ जी, बाकी लोग जा सकते हैं, जिनको अपना डाउट पूछना है वो रुकेंगे, बाकी मतलब जाएंगे। चलो भाई भागो फटाफट, बाकी लोग रुकेंगे, बाकी मतलब जो रुकेंगे बाकी जाएंगे। H2O is a planar molecule,
क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही प्लेन में होंगे। एंटी मार्कोनी कॉकटेल सिर्फ HBr में लगाना है, बिल्कुल, और वो भी पेरोक्साइड के साथ, जब पेरोक्साइड लिखा हो तभी लगा सकते हैं। भागो सारे लोग, जिसको डाउट पूछना है वो रुकेगा। कोई डाउट नहीं? एनामोलस बिहेवियर अपन डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं बेटा, इन पीरियोडिक टेबल, वहां भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी पढ़ चुके हैं। अपने बैच में एक मतलब लड़की है जो रुबीना करके है, वो अपना डाउट भी पूछना चाहती थी। रुबीना है कोई क्या? कृति, तुम जानते हो रुबीना को? कृति, तुम रुबीना को जानते हो क्या? नहीं जानते? अच्छा, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में भेजा हुआ नोट्स पढ़ोगे चलेगा? चलो फिर ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ। डाउट्स अगर होंगे तो अपन किसी दिन क्लियर कर लेंगे। और चलो मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग।